इसके सारे कपड़े उतार देते हैं, बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं रहना चाहिए। बॉडी पर से विक्टिम की पहचान करने के लिए कुछ भी ना मिले, ना ही कोई और लीड, तो सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए? इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कैसे होगी? मिसिंग कंप्लेंट से, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चल जाएगा कि विक्टिम की एज क्या थी और टाइम ऑफ डेथ क्या था। लेकिन विक्टिम की फिजिकल डिटेल से मैच करती हुई कोई भी मिसिंग कंप्लेंट इलाके में दर्ज ना हो तो मे बी क्राइम सीन को दोबारा स्कैन करना चाहिए, शायद कुछ मिल जाए। बिल्कुल सही। इस केस में हम लोगों ने भी क्राइम सीन को दोबारा से स्कैन किया, तब जाके एक सुराग हाथ लगा, पर उस सुराग ने ऐसा खुलासा किया जिसे हम ढूंढ ही नहीं रहे थे। मतलब सर? मतलब हर इन्वेस्टिगेशन आपको एक मुकाम तक पहुंचाती है, पर जरूरी नहीं वो वही मुकाम हो जहां पहुंचने के लिए आप लोग निकले थे। आइए सर, वो देखिए उधर। सर पे शायद किसी भारी चीज से वार किया गया। बॉडी भी पूरी तरह से गल चुकी है, शायद काफी दिनों से यहाँ पड़ी होगी। आखिरी बार कब राउंड मारा हुआ इस तरफ? कई दिन हो गए सर। वैसे मैं और मेरा पार्टनर हर सोमवार को ये इलाका कवर करते हैं, पर दूसरी तरफ डबल ड्यूटी लगी थी, इसलिए कई दिनों बाद आज सुबह ही यहाँ आना हुआ। और उसी बीच लाश जंगल में फेंक दी होगी। अगर बॉडी पर आइडेंटिफाई कर सके ऐसा कुछ नहीं मिलता है तो आसपास देखो, शायद बॉडी से रिलेटेड कुछ चीज मिल जाए। किंग हो सकता है सर कातिल या कातिलों ने विक्टिम की पहचान मिटाने के लिए उसके शरीर से कपड़े उतारे होंगे और अपने साथ ले गए होंगे, और कपड़े ले जाते समय ये बनियान या तो छूट गई या उनसे गिर गई होगी। हो सकता है कि जो लाश हमें मिली है उसका और इस बनियन का कोई लेना देना ही ना हो सकता है सर। क्राइम सीन से हमें बस यही एक लीड मिली है। एक दूसरी डिटेल है विक्टिम की उम्र 32 से 40 साल के बीच। एक काम करता हूँ सर, मिसिंग कंप्लेंट से शुरू करता हूँ और उसके बाद इस बनियान की भी इंक्वायरी करता हूँ। देखते हैं ये बनियान हमें कहाँ तक लेकर जाती है। किंग, अभी तक तो कभी सुना नहीं सर। ये ब्रांड तो अपने इधर का नहीं लगता। तो फिर किधर का हो सकता है? बहुत मुश्किल है बताना, क्योंकि ये बनियान में छोटे मोटे ब्रांड भी काफ़ी चलते हैं। पर ये ब्रांड है तो सही, लेबल भी लगा हुआ है। लेकिन साहब, छोटे ब्रांड रास्ते पर भी तो बिकते हैं, ठेलों पर, वहाँ भी चेक कर लो। कोई भी मिसिंग कंप्लेंट नहीं मिली। मैंने डेट को थोड़ा पीछे करके भी चेक किया। मतलब हमें डेड बॉडी मिली 12 अक्टूबर को। पोस्टमार्टम में हमें बताया गया कि मर्डर तकरीबन 25 से 30 दिन पहले हुआ है, यानी कि 12 से 17 सितंबर के बीच। तो सर मैंने 10 सितंबर से फाइल स्कैन करनी शुरू की, लेकिन कोई भी मैचिंग मिसिंग कंप्लेंट नहीं मिली। और उन केसेस में जो लोग घर से भाग गए थे इतने टाइम में, तो वो लोग भी घर वापस आ गए। ऐसा भी तो हो सकता है कि इसकी किसी ने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई ना हो। अगर ऐसा है सर, तो विक्टिम की पहचान करना काफी मुश्किल होगा। बनियन से कुछ लीड मिली? नहीं सर, शायद ये ब्रांड काफी छोटा ब्रांड है सर, किंग ब्रांड। अब बाई चांस अगर हमें कोई दुकानदार ऐसा मिलता है जिसने इस ब्रांड की बनियान बेची हो, तभी शायद हमें कोई लीड मिल सकती है सर। किसी भी केस का डिटेक्शन ना हो पाना एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के लिए काफी तकलीफदायक होता है। एक अनडिटेक्टेड केस, एक अनसुलझा मर्डर केस। और वो बनियान, उससे कोई लीड नहीं मिली? मिली ना, एक ऐसी लीड मिली जिसने सबको हिलाकर रख दिया था, हमें भी। ये जो केस था ये बहुत ही रेयर और अजीब साबित हुआ। इसकी इन्वेस्टिगेशन हम एक पेचीदा जाल में लेकर गए, रिश्तों के जाल में। सीमा काय आज भी नहीं आया? विक्रम भाऊ, काही कळतच नाही हो, असं समजेन असं झालंय सगळं। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। इसकी पगार तो कटेगी। अब तो इसकी जगह पे मैं किसी और को भी ढूंढ रहा हूँ। मी समजू शकते भाऊ। अरे भाई चलना, जल्दी करना, निकलना है, चल।
सोलापुर? हो साहब, मैंने यहाँ एक कपड़ों की दुकान में पूछताछ की। वहाँ का मालिक बोला ये किंग ब्रांड सोलापुर में चलता है। सोलापुर का लोकल ब्रांड है, बहुत ही छोटा, यवतमाल तक तो पहुँचता ही नहीं है। विक्टिम सोलापुर का हो सकता है सर। सोलापुर के सारे पुलिस स्टेशन को मिसिंग कंप्लेंट की रिक्वेस्ट भेज दो। खड़से सर्कल पुलिस स्टेशन सोलापुर बोला। सर यवतमाल पुलिस को एक डेड बॉडी मिली है और डिटेल यहाँ की एक मिसिंग कंप्लेंट से मैच कर रही है। डेट 11 सितंबर। इस दत्ता शिंदे की एग्जैक्ट हाइट ना उसकी पत्नी बता सकी ना उसकी बहन, लेकिन कुछ लोगों से हमने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि करीबन 5 फीट 9 इंच होगी। उसकी उम्र 36 साल है। 11 सितंबर से वो लापता है और आपने कहा मर्डर 25 से 30 दिन पहले हुआ है। हो सकता है हमें जो लाश मिली वो दत्ता शिंदे की है। बॉडी की हाइट 5 फीट 10 इंच है। और ये भी तो हो सकता है कि दत्ता शिंदे की हाइट बताने में बाकी के लोगों ने गलती की है। हो सकता है। गोखले सर, लगता है ये बनियान हमें आगे तक लेकर जाएगी। रिक्शा, कहाँ जा रहे हो? सीमा, मेरे को आने में देर हो जाएंगी, लेकिन खाना इधर ही खाऊंगा मैं। दत्ता, तुम फिर से पीने जा रहे हो? फिर से? क्या मतलब फिर से? सुबह से एक बूंद भी नहीं पिया मैंने। हाँ, तो हर रोज पीना जरूरी है क्या? ये मेहनत की कमाई शराब में डुबा रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये किचकिच करके ना तू मेरा बैलेंस डुबा रही है, समझी? कसला बैलेंस रे? कसला बैलेंस? हाँ, जिंदगी डूब रही है हमारी। अपना नहीं तो सचिन के बारे में तो सोचो। कमा नहीं रहा हूं क्या साली मैं? देख, ये जो भी मैं कमाता हूं ना वो इसलिए कि मेरा बैलेंस सही है। हर रोज 2 क्वार्टर इधर दिमाग में मेरे ऑयल जाता है। तू मेरा बैलेंस बिगाड़ने की कोशिश मत कर। किसी दिन मैं वापस लौटूंगा नहीं तो तू और ये सचिन दोनों डूब जाओगे हमेशा के लिए। अरे तुमने कहा दत्ता शिंदे 11 सितंबर को गायब हुआ, फोटो पर भी यही लिखा है, पर कंप्लेंट तो 15 सितंबर को दर्ज हुई है। दत्ता की पत्नी सीमा और उसकी बहन सुजाता 15 सितंबर को ही आई थी। उनके पीने को लेकर बहुत झगड़े होते थे, लेकिन वो जितना भी पीते थे घर हमेशा लौटते थे, खाना खाते थे और फिर सो जाते थे। 11 सितंबर को भी ऐसे ही झगड़ा करके चले गए थे साहब। और अब 4 दिन बाद आ रही है मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के लिए। 2 दिन तो मैं खुद उन्हें ढूंढी रही, फिर जब वो काम पर भी नहीं लौटे तो मैं उनकी छोटी बहन सुजाता के पास चली गई। हो सर, दादा कभी कभार झगड़ा करके हमारे घर रुक जाते थे। सीमा महीने को भी वही लगा कि दादा हमारे घर में है। फिर हम दोनों ने मिलकर उन्हें बहुत ढूंढा साहब, पर किसी को कुछ नहीं मालूम। इस दत्ता शिंदे की पीने की आदत को लेकर उसकी और उसकी पत्नी की सालों से मचमच चल रही थी। लगा कुछ दिन के लिए घर छोड़ के चला गया होगा। सर हमने पूरा सोलापुर खंगारा, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, लेकिन ये दत्ता कहीं नहीं मिला। हर जगह हमने इसके फोटो, उसके डिटेल्स भेजे थे, लेकिन हमारे थाने में दत्ता का ना तो कोई फोटो आया और ना ही केस डिटेल। इस दत्ता का कोई यवतमाल कनेक्शन या उसकी बहन या बीवी का? नहीं सर। साहब, ये मेरा दत्ता दादा नहीं है। ये कौन है ये? देखिए, मानता हूँ कि ऐसे हालात में पहचानना बहुत मुश्किल है। तो फिर आप हमें ये क्यों दिखा रहे हो? सीमा जी, ये बनियान देखिए। ये बनियान हमें लाश के पास मिली है। क्या आपके पति इस ब्रांड की बनियान पहनते हैं? दत्ता की बनियान तो घर पर है, पर मुझे मालूम नहीं कि वो किंग की है या नहीं। आप दिखा सकती है हमें? दरअसल दत्ता की उम्र, हाइट और गायब होने का समय जो लाश हमें मिली है उससे मैच करता है। पर साहब, मेरा दत्ता दादा यवतमाल क्यों जाएगा? हमारा कोई नहीं है वहां पे। आणि साहेब, दत्ता बिना काम के कहीं नहीं जाते, तर मग यवतमाळला का जाणार? वो खुद से नहीं जाता, लेकिन साथ में ले तो जाया जा सकता है ना सीमा जी। आपने कहा वो पीने के लिए निकला था, तो शायद पीने के बाद कुछ हुआ होगा। वो किसी के साथ गया होगा या कोई उसे अपने साथ लेकर गया होगा। आप बनियान लेकर आएंगी? ये दत्ताची बनियान, वो फोटो मेरे दादा का नहीं है। उसको कोई क्यों मार डालेगा?
उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह नहीं थी साहब। दत्ता यवतमाल पहुंच ही नहीं सकते। हम सीधे साधे गरीब कामगार लोग हैं साहब। मेहनत करके जो भी 2 पैसा जमाते थे उसे दत्ता दारू में उड़ा देते थे। और वो इतनी दूर यवतमाल पहुंच ही नहीं सकते जहां पर हम में से कोई भी कभी भी नहीं गया साहब। सर ये किंग ब्रांड की बनियान हमें यहाँ सोलापुर तक तो लेकर आ गई है, पर क्या ये दत्ता शिंदे वाकई में हमारा विक्टिम है? दत्ता शिंदे अभी तक घर लौटा नहीं है और हम लोग श्योर नहीं है कि वही हमारा विक्टिम है। तो गोखले, सबसे पहले इन 2 में से किसी एक बात पर हमें श्योर होना होगा। हाँ साहब, ये बात सच है कि दत्ता को पीने की प्रॉब्लम थी, लेकिन वो कितनी बुरी थी वो उसकी पत्नी सीमा ही बता सकती है। वो दोनों मेरे यहाँ पे 6 साल से काम कर रहे हैं। यवतमाल में ऐसा क्या था विक्रम जो दत्ता को वहाँ ले जा सकता था? पता नहीं साहब, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि काम से तो नहीं जाता था। बाकी आप धीरज से पूछ लो, दत्ता का सबसे करीबी दोस्त और दारू पार्टनर। वो यहीं काम करता है? हाँ साहब। धीरज, यवतमाळ में पुलिस आली, उन्हें वहाँ पे एक लाश मिली है, तुझ्याशी बोलायचं झालं। आशीष, एक पुलिस वाला आया है यवतमाल से। अच्छा, क्यों? वो दत्ता धीरज से बात कर रहा है। यवतमाल से? सबसे पहली बात तो ये साहब, आप जो बोल रहे हैं 11 सितंबर की रात, उस रात को दत्ता शिंदे इधर आया ही नहीं, और ये बात तीसरी दफा बोल रहा है। ये दत्ता रोज आता था यहाँ पीने, लगभग रोज ही समझे। लेकिन साहब ये जो 11 सितंबर की बात कर रहे हैं आप, उसके 2-3 दिन पहले से उसका यहाँ आना नहीं हुआ था। धीरज है ना उसका दोस्त, वो भी नहीं आया। छगन राव जी, जो लोग रोज पीते हैं उन्हें रोज पीना ही पड़ता है। किसी और अड्डे पर गया होगा? हो साहब, हम अच्छे दोस्त हैं, साथ में पीते भी है। कई बार तो पीने के बाद मैं उसके घर पर ही रुक जाता हूँ, लेकिन उस रात हम पिए ही नहीं क्योंकि वो आया ही नहीं और उसके पहले कुछ बोला भी नहीं। धीरज, तुम्हारे दोस्त दत्ता का यवतमाल में क्या था? कोई औरत या कुछ और? नहीं साहब, यवतमाल का तो कभी नाम नहीं लिया उसने। 14 सस्ते लॉजेस में मैंने इस दत्ता शिंदे का फोटो घुमाया, वहाँ पर उसे किसी ने नहीं देखा। साहब लगता नहीं कि वो यहाँ कहीं रुका होगा। जंगल के आसपास के लॉजेस चेक किए? तिकडचे सगळे लॉजेस चेक केले, सेम जॉब मिला, वहाँ पर भी उसे किसी ने नहीं देखा। सर, ये दत्ता के कॉल रिकॉर्ड में निकलवाए थे। 11 सितंबर से उसका फोन स्विच ऑफ। ये फोन सोलापुर में स्विच ऑफ हुआ था? यस सर। हमने यहाँ के एक देसी और सस्ते बार स्कैन किए, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं गया। यहाँ एक छगन राव का बार है जो उसके घर के करीब है, वहाँ का रेगुलर है वो, लेकिन वहाँ पर भी नहीं गया। दत्ता शिंदे का फोन तो 11 सितंबर की सुबह स्विच ऑफ दिखा रहा है। यस सर, लेकिन स्टेटमेंट में उसकी पत्नी ने ये कहा था ना कि दत्ता 11 की रात को घर से निकला था। 11 सितंबर को भी ऐसे ही झगड़ा करके चले गए थे साहब। ये दत्ता अपना फोन काम पर स्विच ऑफ रखता था, क्यों? 11 सितंबर को संडे था, छुट्टी का दिन, और वो पिछली रात मतलब 10 सितंबर की रात को बहुत पिया था, उसके पत्नी ने बताया। 11 तारीख की पहली रात को, यानी कि 10 तारीख को भी वो ऐसे ही पी कर आए थे। अगला पूरा दिन सोते रहे और जब उठे तो फिर से पीने के लिए निकल पड़े। आनंद, कुछ तो झोल है। 11 सितंबर की पहली रात मतलब 10 की रात दत्ता शिंदे ने कहाँ दारू पी थी? आप ये जो 11 सितंबर की बात कर रहे हैं आप, उसके 2-3 दिन पहले से उसका यहाँ आना नहीं हुआ था। छगन राव ने हमें बताया कि 11 के पहले 2-3 रात वो वहाँ आया ही नहीं। धीरज है ना उसका दोस्त, वो भी नहीं आया। इस धीरज आने का बैकग्राउंड चेक हुआ है क्या? कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए थे इसके? नहीं। दरअसल हम लोग घरेलू झगड़े पर फोकस कर रहे थे, सोचा कुछ दिन में लौट आएगा, पर वो नहीं लौटा। अब हमारे पास एक लाश है जो हमें इस दत्ता शिंदे के पास लेकर आई। आता मला जायला पाहिजे। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, दादा लौट आएगा। वो लोग पुलिस लोग जो बोले ना बिल्कुल बराबर नहीं है। जो फोटो हमने देखा वो दादा हो ही नहीं सकता, शक्यच नहीं।
यवतमाल के पुलिस वाले फिर से आए थे क्या? नहीं, और फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो दत्ता नहीं है, तू चिंता मत कर। मुझे क्या पूछ रहे हैं आशीष? मुझे कैसे पता होगा? मैं पूछ नहीं रहा हूँ रे पंकज, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि यवतमाल कैसे? यवतमाल यही ना? यही तो यार, ये पुलिस जो है ना वो कुछ तो सॉलिड गलती कर रहे हैं। वो दत्ता कैसे हो सकता है? सर, धीरज साने, कॉल रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? 2 बातें देखनी है सर। एक तो ये कि 11 सितंबर की सुबह ये धीरज किसी आशीष कोठारे के टच में था। अब हमें ये पता करना होगा कि ये आशीष कोठारे है कौन। सर, आशीष कोठारे हमारा ड्राइवर है, फैक्ट्री का टेम्पो चलाता है। टेम्पो ड्राइवर? टेम्पो? क्या लाश को इसी टेम्पो में ट्रांसपोर्ट किया गया होगा? पक्का तो नहीं कह सकते सर, पर हाँ 11 सितंबर को धीरज और आशीष के फोन सोलापुर के बाहर ट्रेवल करते हुए देख रहे हैं सर। इंटरेस्टिंग। किस तरफ जा रहे हैं? यवतमाल की तरफ? नहीं सर। नहीं? और एक दूसरी इंटरेस्टिंग बात आशीष कोठारे के फोन रिकॉर्ड से बाहर आई है सर, और वो ये कि 11 सितंबर की सुबह आशीष ने किसी पंकज खराड़े को कांटेक्ट किया था। ओ निकतो थोड़ी देर में मिलता तो ही। हाँ चल पाए। ये पंकज खराड़े कौन है? सर, यहाँ के लोकल खबरियों से इसके बारे में पता लगवाया है। साहब ये पंकज खराड़े, ये भी ड्राइवर है, प्राइवेट टैक्सी चलाता है, खुद भी एक गाड़ी डाली है इसने टूरिस्ट लाइन में लोन लेकर। इंटरेस्टिंग है, एक टेम्पो ड्राइवर एक प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर, दोनों मिलकर एक लाश को ठिकाने नगाले निकलते हैं। इंटरेस्टिंग एंगल है, पर असली एंगल क्या है? क्योंकि ये घरेलू पति पत्नी वाला झगड़ा है नहीं, जैसे लोकल इन्वेस्टिगेशन में पहली बार पुलिस ने सोचा था। कुछ और है। सर, एक औरत है मीरा रावत, वो शायद इस केस से जुड़ी हुई लग रही है। मीरा रावत? वो इन लोगों में से किसके साथ जुड़ी हुई है? सर, धीरज के कॉल रिकॉर्ड्स में मीरा रावत का नंबर कई बार दिखाई देता है। अब इतनी ज्यादा बातें 2 प्रेमियों के बीच में ही हो सकती हैं सर। और साहब ये मीरा रावत उसी फैक्ट्री में काम करती है, आपके इस धीरज साने की आइटम है। तो इस सब में दत्ता शिंदे कहां से आया? उसका भी मीरा के साथ कुछ था क्या? उस फैक्ट्री में कौन सी खिचड़ी पक रही थी ये तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ पक तो रही थी ना, पक्का है सर। रिश्तों में तो अब तक कोई खिचड़ी सामने नहीं आई है सर, पर एक बात पक्की है, साजिश की खिचड़ी 11 सितंबर को जरूर पकी थी सर। धीरज, आशीष, पंकज खराड़े और ये मीरा रावत, ये सब के सब ट्रेवल कर रहे थे सोलापुर के बाहर, और शायद सब साथ में थे। गोखले, एक कहावत है, खिचड़ी के 4 यार, दही पापड़ घी अचार। अब देखना यह है कि इस केस में ये 4 यार कौन सी परफेक्ट खिचड़ी पकाने निकले थे, और इस खिचड़ी का हमारे यवतमाल में मिले किंग ब्रांड बनियन के साथ क्या क्या कनेक्शन है? फिलहाल तो कोई भी कनेक्शन नहीं है सर, पर हाँ ये खिचड़ी दत्ता शिंदे के राज का खुलासा जरूर करवाएगी, क्योंकि खुशबू ऑलरेडी आनी शुरू हो चुकी है सर। जी? 11 सितंबर की रात को तुम्हारा पति दत्ता शिंदे शराब पीने घर से निकला ही नहीं था। ऐसा उन्होंने कहा आपसे? लेकिन वो है कहाँ और घर क्यों नहीं लौट रहा है? दत्ता ने हमें कुछ नहीं बताया, और हाँ वो घर क्यों नहीं लौट रहा है इसका जवाब तुम हमें दोगे। क्या क्या मतलब? मतलब साफ है, दत्ता शिंदे 11 सितंबर की रात को नहीं बल्कि 11 सितंबर को सुबह घर से निकला। मैंने कहा ना आपसे कि वो 11 की रात को मेरे साथ झगड़ा करके निकले, और आप 11 की सुबह क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि रात वाली बात तो झूठ थी जो तुमने उस वक्त हमसे कही थी, और ये तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है इस वक्त भी। इन्वेस्टिगेशन का एक रूल होता है, सस्पेक्ट के चेहरे को पढ़ना। तो उसकी नर्वसनेस आपके पकड़ में आ गई और आपने जज कर लिया कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं था उसके खिलाफ आपके पास? ठोस सबूत नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं था। एक तरफ था यवतमाल और बनियन वाला एंगल जो इस दत्ता शिंदे केस में एक्चुअल फिट नहीं बैठ रहा था, और दूसरी तरफ और एक एंगल मजबूती से उभर कर सामने आ रहा था जो दत्ता शिंदे के गायब होने की तरफ इशारा कर रहा था। पर ये दत्ता शिंदे के गायब होने को कैसे एक्सप्लेन करता है गोखले? पता नहीं सर, पर अजीब बात है ना, सीमा शिंदे के फोन रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि वो भी उसी रूट पर ट्रेवल कर रही थी जहां खिचड़ी के ये 4 यार ट्रेवल कर रहे थे, और शायद ये सीमा उस खिचड़ी का 5वां एलिमेंट थी सर। धीरज, आशीष, पंकज, मीरा और सीमा, ये सब के सब एक साथ ट्रेवल कर रहे थे सर। पर वो लोग तो यवतमाल आए ही नहीं जहां में लाश मिली थी। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तुम झूठ बोल रही हो, सरासर झूठ बोल रही हो। तुम्हारे साथ फैक्ट्री में काम करने वाला दत्ता का दोस्त धीरज, टेम्पो ड्राइवर आशीष, वर्कर मीरा रावत
और कोई पंकज कराड़ और तुम सब लोग मिलकर यवतमाल गए। साथ में दत्ता भी था, जिसका फोन तुम लोगों ने सोलापुर में ही स्विच ऑफ किया था, और तुम सब ने मिलकर दत्ता का कत्ल किया। नहीं, तुम सबके कॉल रिकॉर्ड्स है मेरे पास। सीमा, तुम फंस चुकी हो। इस मर्डर में तुम भी शामिल थी, और वो बनियन के ब्रांड के बारे में तुमने हमसे जानबूझकर झूठ बोला। नहीं, मैंने वही बनियन आपको लाकर दिखाया था जो घर पर था। हो सकता है कि बनियन के बारे में हमसे सच बोला हो, पर यह भी सच है कि इस मर्डर में तुम शामिल थी। सीमा, कोई फायदा नहीं, फंस चुकी हो। और वैसे भी वो मीरा ने हमें सब कुछ सच बता दिया है, बस हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। मैं कंटा गई थी साहब, थक गई थी उससे। सारी कमाई शराब में उड़ाता था, जब देखो तब नशे में। मैं भी तो इंसान हूं ना साहब। घर की सारी जरूरतें पूरी करने के बाद मेरी अपनी भी तो जरूरतें हैं, शरीर की जरूरतें। और जो जरूरतें मेरा पति नहीं पूरी कर पा रहा था, वो धीरज पूरी कर रहा था। हम दत्ता और सारी दुनिया की नजरों से छुपकर मिलते थे। मेरी जरूरतें बढ़ने लगी, बदलने लगी। मैं धीरज से आगे बढ़ना चाहती थी। मेरी बढ़ती जरूरतें अब आशीष पूरी करने लगा था। सब ठीक चल रहा था साहब। दत्ता से दिल धीरज पर आया था, और अब आशीष पर। लेकिन दत्ता रास्ते का कांटा बनने लगा। नहीं साहब। तो फिर? कसला धोखा है? हाँ? और तू होता कौन है धोखेबाजी की बात करने वाला? यार हो तेरा। यार था, अब नहीं। थक गई हूँ तुझसे मैं, समझ गया? ए, फालतू बड़बड़ करो नको, मेरे को गुस्सा मत दिला। ये चल जा रे, आला मोटा गुस्सा वाला। देख, अगर मैं धोखा दे रही हूँ ना, तो सिर्फ अपने पति दत्ता को। तुझे चलने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर दत्ता को पता चला तो उसे सिर्फ जलन तो नहीं होगी। सोच, अगर उसको पता चलेगा कि उसके पीठ पीछे उसकी पत्नी, उसके बच्चे की माँ एक नहीं दो दो मर्दों के साथ सोती है, और वो भी उसके पहचान, धीरज और आशीष। मतलब धमकी दे रहा है तू मुझे? हाँ, धमकी दे रहा है, डरा रहा है मुझे तू? हाँ, उस आशीष को साइड में करने का। अगर वो तेरे आसपास भी दिखाई दिया ना, तो तू तो गई काम से। और एक बात याद रख, मैं वो दारू में डूबा दत्ता नहीं हूं।
मुझे सिर्फ आशीष चाहिए था, लेकिन धीरज की धमकी मेरे सर पर मंडरा रही थी। मैंने तब तरकीब निकाली और मीरा को भिड़ाने का सोच लिया। मीरा? मैं समझा नहीं। वही मेरा बदन और वही मेरा बिस्तर। कंटाल गया होगा ना तू? तो मीरा कहाँ से आई बीच में? तलाक हो गया उसका और दुनिया के सारे मर्द उसको नोचने पर तुले, लेकिन उसकी जिंदगी में एक भी ढंग का मर्द नहीं है। तू क्या बोलना चाहती है? उसको अपनी जिंदगी में एक मर्द चाहिए, हर चीज के लिए। और तुझ जैसा मर्द तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तो बोल, तेरी बात चला दूं उसके साथ? सोच ले, तुम दोनों का फायदा है। तुझे भी एक नई औरत का मजा मिलेगा और उसे भी संभालने वाले का सुकून। अरे वाह, साड़ी तो बहुत मस्त है रे। मीरा, जब तू खुश होती है ना, तेरा ये स्माइल आता है, बहुत जबरदस्त लगती है। हमेशा ऐसी रहे। मेरी तरकीब काम कर गई साहब। मीरा और धीरज की सेटिंग हो गई और मेरी और आशीष की भी अच्छी चलती गई। तो इस सब सेटिंग के बीच दत्ता बीच में कहां से आ गया? मुझे डर था साहब कि किसी दिन धीरज खुन्नस ना निकाल दे, इसलिए मैंने उसकी जोड़ी मीरा के साथ बना दी। उसने धोखा नहीं दिया साहब। पता नहीं वो कौन था जिसने दत्ता के कान भरे। क्या हुआ? चौंक गई कि ये आदमी अचानक कहां से आ गया? वो धीरज, हैं? मेरा दोस्त धीरज, मेरी पीठ के पीछे। और वो आशीष, हैं? टेम्पो वाला, वो भी। सब के सब मेरे पीठ के पीछे। बोल, ये सब क्यों किया तूने? आप जैसे सोचा वैसा कुछ नहीं है। मैं कह रही हूँ ऐसा कुछ नहीं है। साला मैं देवड़ा, मैं बेवकूफ, हैं? और तू बड़ी शानी। तू समझती है कि मुझे कुछ पता नहीं चले। मेरी भी आंखें हैं, समझी? दो आगे और दो पीछे, समझे? खाली गरीबी में सड़ रही थी उधर अपने गांव में। वह शादी करके तेरे को इधर सोलापुर लाया, तेरे को ये घर दिया, बच्चा दिया, तेरे को काम पे भी लगाया, और इस सब के बावजूद ये बेशर्मी, ये गंदगी, हैं? बंद। आज से ये हर जगह जानवरों के जैसा मुंह मारना बंद तेरा, नहीं तो तेरे को जंगल में ले जाके जंगली जानवरों को खिला दूंगा मैं, तेरे टुकड़े टुकड़े करके, समझे? मुझे कभी पता नहीं चला साहब कि किसने चुगली की थी, लेकिन की तो थी किसी ने। देख धीरज, तेरा और मीरा का ठीक चल रहा है, पर माझी तो वाट लगली है। किसकी कसम खाकर बोलूं? मैंने कुछ नहीं बोला उसको। मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं कुछ बताऊंगी दत्ता को। तुम मुझ पे शक कर रही हो सीमा? मुझ पे? दत्ता मुझे भी खुन्नस देता है आजकल, पहले जैसे बात नहीं करता है वो। यार देखो, मैं बोल रहा हूँ ना, हम लोगों में से कोई भी नहीं है, वो बाहर का आदमी है जिसने उसके दिमाग में ये सब जहर भर दिया है। हो सकता है उसे शक हुआ हो और उसने इसीलिए गलत सोच लिया हो। वो जो भी हो, लेकिन उसने मुझे मार डालने की धमकी दी है, पता है तुम्हें? देखो, इसका एक ही तोड़ है। देख धीरज, तेरा वो बहुत पुराना दोस्त है, उसके साथ खंबा लेके बैठ जा और उसको समझा कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, किसी आदमी ने उसके दिमाग में ये सब कचरा भर दिया। समझा उसको कि सीमा वहीनी एक सती सावित्री से कम नहीं है। उससे वो मान जाएगा? इतना भी लल्लू नहीं है वो। बिल्कुल भी नहीं। वो मुझ पर नजर रख रहा है, और जब वो नहीं होता है तो कोई और है जो मुझ पर नजर रख रहा है, तो पटाने वटाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। देखो, पटा तो ठीक है, और अगर नहीं पटा तो हमें अगला कदम उठाना पड़ेगा। अगला कदम मतलब क्या है? मतलब आखिरी कदम, दत्ता खत्म।
उसका मर्डर करना पड़ेगा और किसी दूर के जंगल में जाके उसकी लाश फेंकनी पड़ेगी। अरे जंगली जानवर खा जाएंगे और अगर नहीं भी खाया ना तो भी उसकी लाश को कोई नहीं पहचान पाएगा कि वो दत्ता है और यहाँ सोलापुर का है वो। आई शपथ दत्ता, किसी ने ना तेरा दिमाग फिरा दिया है। अरे सीमा वहिनी वहिनी है मेरी। तूने ये बात सुन के भी कैसे ली रे? जिसने भी ये गंदी बात बोली है, मैं और वहिनी? छी, ये सब बकवास है। तू झूठ बोल रहा है धीरज। अरे जब सीमा वहिनी मेरे सामने बैठकर रोते हुए ये सब बोल रही थी ना, मेरे को ना ऐसा लगा ना कि तेरे कान के नीचे एक बजा दूं। तेरे को पता है ना मेरा और मीरा का चल रहा है। अरे हम दोनों शादी करने वाले हैं। क्या तू उस मीरा के साथ? और नहीं तो क्या। और ऊपर से तूने वहिनी को उस टेम्पो ड्राइवर आशीष के साथ जोड़ दिया। लेकिन वो आशीष मेरे घर में आता रहता है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। वो तेरे घर में आता जाता है, लेकिन वो क्यों आता है तेरे को पता है क्या? नहीं मालूम मेरे को। ये आशीष की माँ को ना कैंसर हो गया, तो उसको 15,000 की ज़रूरत थी और इसलिए उसने सीमा वहिनी से पैसे मांगे और इंसानियत के खातिर सीमा वहिनी ने उसको उधार में पैसे दिए। ये कब हुआ? कब की बात है ये? कुछ 6-7 महीने हो गए होंगे। मेरे को कुछ भी नहीं बोला वो। तू बात सुनने के लिए कभी होश में रहता है क्या? वो आशीष है ना, एक झटके में वहिनी को पैसे लौटा नहीं पा रहा था, इसलिए वो चिंदी चिंदी करके उसको पैसा दे रहा था। कभी 500 दिया, कभी 200 दिया, कभी 100 दिया। मैंने और मीरा ने उसको दम दिया, बोला उसको जा वहिनी के पैसे दे, और इसलिए वो पैसे देने के लिए ना तेरे घर आता जाता रहता है। हाँ तो फैक्ट्री में क्यों नहीं देता था पैसे वो? फैक्ट्री में तेरे जैसे जलन खाऊ मूर्खों की कमी है क्या? बात तो कुछ पता नहीं, लेकिन अपनी एक अलग से स्टोरी बना देंगे तेरी तरह। किसी ने ना तेरे कान में जहर डाल दिया है। तेरी देवी जैसी पत्नी है, एक प्यारा सा बच्चा है, और तू पी पी के उनको जीते जी मार डाल रहा है। यार धीरज, मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि ये मुझे छोड़ देनी चाहिए दारू, लेकिन मुझसे नहीं छूटती। ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है कि ये गंदी चीज़ है, मैं जानता हूँ ये गंदी चीज़ है, लेकिन मेरे से छूटती ही नहीं है यार। मैं भी तो पीता हूँ ना तेरे साथ। माना कि तू हद से ज़्यादा पीता है, पर ये शराब की लत छूट भी तो सकती है। कैसे रे? हम एक बाबा को मिलने के बहाने निकले। मतलब धीरज ने दत्ता को मना लिया था कि वो बाबा उसकी दारू छुड़ा देगा। हम सब दत्ता के साथ गए ताकि उसे लगे कि हम सब उसका भला चाहते। दत्ता, अरे ले, बाबा ने खुद बोला है आज आखिरी बार उसे जी भर के पीने दे, क्योंकि आज के बाद ना दोबारा तू दारू की तरफ देखेगा भी नहीं। ले पी लो, आज मैं भी आपको नहीं रोकूंगी। पहुंच गए क्या हम? बाबा कुछ है? बाबा मेरे को दिखाई क्यों नहीं दे रहे? आश्रम कहाँ है उनका? ए धीरज, सीमा कुछ है? और मीरा कहाँ है? वो पीछे से आ रहे। तू चल मेरे साथ, पहले ना हम दोनों मिलेंगे बाबा से। ये बाबा इधर ही है, जंगल के अंदर। हम सब ने मिलकर दत्ता को मार डाला ताकि मेरा और आशीष का आराम से चलता रहे। एक बात बताओ सीमा,
दत्ता की लाश को यवतमाल के राजपुर जंगल में फेंका था क्या? जी नहीं। तो मध्य प्रदेश में कहीं फेंका था क्या? क्योंकि तुम सबके फोन की आखिरी लोकेशन मध्य प्रदेश में खंडवा के आसपास दिख रही है। नहीं साहब, हमने दत्ता को नागपुर के पास रामटेक जंगल में मार डाला। सुनो, मैंने दत्ता को मना लिया है। इस रविवार को हम बाबा से मिलने जाएंगे। फर्स्ट क्लास। आशीष, हम दत्ता को यहाँ सोलापुर में नहीं मार सकते और ना ही उसे इस तेरे टेम्पो में लेके जा सकते, तो हमें एक ढंग की भाड़े की गाड़ी लगेगी। देखो वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो। मेरा एक दोस्त है जिसकी खुद की गाड़ी है और वो आदमी भी भरोसे वाला है। पंकज ना? शायद तुझे पंकज के बारे में कैसे पता? मुझे कैसे मालूम? मतलब क्या तूने ही तो मुझे बताया था उसके बारे में। मैंने कब बोला? अरे उस दिन नहीं क्या तूने मुझे उसके बारे में बताया? क्या बात कर रहा है? एक बात याद रखना पंकज, आशीष को हमारे बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। तुमसे ज्यादा मुझे फिक्र इस बात की। आशीष मेरा बचपन का दोस्त है, तो तुम भी अपना मुंह बंद रखना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुझे पंकज के बारे में बताऊं। तो मुझे क्या सपना आया था कि पंकज नाम का तेरा कोई बचपन का दोस्त है जो किसी ट्रैवल वाले की टैक्सी चलाता है? तूने ही तो बताया था मुझे। क्या हो गया तेरी याददाश्त को आशीष? अरे छोड़ दो यार, अपने प्लान पे ध्यान दो। दत्ता को कहाँ खत्म करना है उसके बारे में सोचते, और फिर उसे कहाँ ठिकाने लगाना है ये भी सोचना है। मानना पड़ेगा, तुम सब लोगों ने मिलकर बहुत अच्छी खिचड़ी पकाई। खिचड़ी के सारे मसाले सामने भी आ गए, सिवाय एक। सीमा, तुमने हमें कहा था कि दत्ता शिंदे का मर्डर नागपुर के रामटेक जंगल में हुआ था, पर कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से तुम सबकी लोकेशन खंडवा के आसपास दिखाई दे रही है, जो कि मध्य प्रदेश में है। खिचड़ी का ये मसाला मेरी समझ में नहीं आया। तय तो यही हुआ था ना आशीष कि हम उसे नागपुर के रामटेक जंगल में मारेंगे। सर, हमने दत्ता को खंडवा के पास के जंगल में मार डाला और उसकी लाश वहीं फेंक दी। हाँ मतलब प्लान तो यही बना था, रामटेक नागपुर का, लेकिन हमने रास्ता बदल दिया। मतलब मैंने और आशीष ने सोचा कि आउट ऑफ स्टेट जाए तो बेस्ट रहेगा, सेफ रहेगा, ताकि आप लोग हम तक कभी पहुंच नहीं पाओगे। हाँ देशमुख जी, आप सही बोल रहे हैं। 16 सितंबर को यहाँ पास के जंगल में हमें एक आदमी की लाश मिली थी। हमने लाश के फोटोग्राफ्स ले लिए थे। हमने एक हफ्ते वेट किया और फिर हमने उस लाश का अंतिम संस्कार कर दिया। ठीक है, लाश के फोटोग्राफ्स हमें भेज दीजिए। दत्ता शिंदे की लाश मर्डर के 5 दिन बाद पुलिस को मिली थी वहां के जंगल में। वो बनियान हमें सोलापुर तक ले गई थी। वैसे देखा जाए तो कंप्लीट मिसलीड थी, गलत रास्ते पर थे हम लोग। पर क्या हुआ, एक अनसुलझा मर्डर केस हम लोगों ने सॉल्व किया। आपको क्या लगता है कि अगर वो मिसलीड नहीं मिली होती तो दत्ता शिंदे मर्डर केस कभी सॉल्व नहीं होता, अनसुलझा ही रहता? नहीं सर, बिल्कुल नहीं रहता। करेक्ट। वैसे देखा जाए तो यह केस बहुत ही पेचीदा था। रिश्ते और धोखेबाजी की अच्छी खासी खिचड़ी थी, पर क्या हुआ, सक्सेसफुली क्लोज हुआ। और अब ये यवतमाल में लाश मिली है, उसका केस जब तक सॉल्व नहीं होता हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। इन्वेस्टिगेशन का मंत्र समझ लीजिए, कभी भी गिव अप मत करना। क्रिमिनल के इस भ्रम को तोड़ते रहिए कि वो जुर्म करके बच के निकल सकता है। दत्ता शिंदे की पत्नी सीमा शिंदे, धीरज साने, मीरा रावत, आशीष कोठारे और पंकज खरड़े को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए और धारा 34 के तहत कॉमन इंटेंशन के लिए गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपी इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में हैं और ट्रायल का इंतजार कर रहे हैं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ।